जय हिंद। क्लास 12 विषय भौतिक विज्ञान के एक वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है गॉस का प्रमेय से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव से लिए गए हैं। इसमें वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तथा बोर्ड एग्जाम के बाद अगर आप CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां भी इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बहुत ही उपयोगिता है। और देखिए, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने के लिए आपको दूसरा चैप्टर गॉस प्रमेय का थ्योरी पोर्शन पढ़ना होगा। थ्योरी पोर्शन कहीं से पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा। अदरवाइज नहीं पढ़े हैं तो इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे आप इस चैप्टर का थ्योरी वाला पोर्शन का हैंड राइटिंग नोट्स ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं एकदम निःशुल्क। और बाकी जल्द ही पूरे फिजिक्स क्लास 12 के वीडियो लेक्चर एकदम सरल शब्दों में समझाते हुए आपको देने का कोशिश करेंगे। बाकी मैथमेटिक्स के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे इसी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और फ्री में निःशुल्क वीडियो लेक्चर्स का आनंद लीजिए। बिना देरी किए हुए हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आते हैं और इस चैप्टर से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स देखो हम लोग क्या होता है, फाई बराबर, अभी बार बार हम पढ़े पूरे चैप्टर के दौरान, फाई बराबर EA। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वैसे अब देखो यहाँ पे क्या होगा, E बराबर, हमको देखो वोल्ट मीटर न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। न्यूटन प्रति कूलाम अगर बात करें तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, जो कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F बटे के Q। यहां से न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक होता है। अब फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होगा। कैसे होगा इसको हम बताते हैं। देखो क्या होता है वास्तव में, देखो वैद्युत क्षेत्र बराबर E बराबर F बटे Q। अब V बराबर क्या होता है, W बटे के Q। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। और W बराबर क्या होता है, F गुणते D बटे के Q। अब यहां से ये हो जाएगा, यानी कि V बराबर F गुणते D बटे के Q। यहां से लिखोगे V बटे के D बराबर F बटे के Q। F बटे Q क्या है वास्तव में, E है। देखो E है, यानी E बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, EA। E का मान यहां से लिखोगे F बटे के V बटे D। E बराबर V बटे के D। A क्या है, ये क्षेत्रफल है, D दूरी है, ठीक। तो फाई का मात्रक अगर निकालना जाओगे, फाई का मात्रक क्या हो जाएगा, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, D दूरी का मात्रक मीटर, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक। इसे कैंसिल कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक। देखो क्या हो जाएगा फिर, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, कई बार एग्जाम्स में आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है लेकिन पूछा गया,
कई बार 3 से 4 बार ये पूछा गया वैद्युत फ्लक्स का मतलब। ठीक, देखते हैं। एक घन के केंद्र पर प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा है, इस घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा एक घन के केंद्र पर। ठीक, देखो घन के केंद्र पर, घन वास्तव में ऐसे बनता है ना, घन के केंद्र पर रखा गया मतलब ठीक बीचों बीच में रखा गया है। तो गॉस ठीक बीचों बीच रखा गया है, तो यानी कि क्लोज, इसके चारों ओर क्या है, क्लोज पार्ट है। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि फाई बराबर आवेश बटे के एप्सिलॉन 0। ठीक, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई आवेश क्लोज पाथ के, मतलब एक क्लोज पाथ के बीचों बीच रखा हो, जैसे स्फीयर हो उसके बीचों बीच रखा हो, तो गॉस का नियम कहता है कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस आवेश बटे के एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक, यहाँ क्या है, एक घन है, घन क्या है, ये घन है, घन के बीचों बीच आवेश रखा गया, तो क्लोज पाथ है ना, बाकी आकृति पे मैटर नहीं रखता, आकृति कैसा है। यहां तक भी छोटा त्रिज्या का गोला हो, बड़ा त्रिज्या का गोला हो, वो भी मायने नहीं रखता। बस मायने क्या रखता है कि वो जो आवेश होगा क्लोज पाथ के इनसाइड होगा, बस यही मायने रखता है। समझ में आ गया, ये घन है, घन के केंद्र पर रखा गया। बस ये ध्यान देना है कि अगर आवेश रखा हो तो आवेश को घेरने वाला कोई क्लोज पाथ हो, तो है ना, कही रहा है कि घन के केंद्र पर रखा है मतलब बीचों बीच रखा है। इसमें गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स क्यू बटे के एप्सिलॉन 0। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि घन दिया है तो कोई दूसरा हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में बस ये होना चाहिए कि क्लोज पाथ के अंदर है, इनसाइड है। तो हम गॉस के प्रमेय से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन 0 लिख देंगे। क्लियर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो तीसरा क्वेश्चन, यल भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन है, घन के कितने फलक होते हैं, एक छठ होते हैं जी। देखो एक, इसके सामने 2, ऊपर नीचे 3 4 और सामने 6। घन के कुल 6 फलक होते हैं। ठीक, 6 फ्लक्स होते हैं सब, प्रत्येक चूंकि घन है, घन के प्रत्येक भुजा सेम होगी, घन के सभी भुजाएं 3 भुजाएं होंगी समान होती हैं। क्यू कूलम का आवेश रखा है, केंद्र पर यहां भी आवेश रखा है, तो वास्तव में गॉस का नियम क्या कहता है, क्यू बटे के एप्सिलॉन 0 पूरे क्लोज पाथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, पूरे पाथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन 0 होगा। और क्यू के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, यानी 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये है। ये कह क्या रहा है, एक फलक से, तो 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये है, तो एक फलक से गुजरने वाला इसका 6वां भाग होगा ना, यानी कि पूरे मतलब पूरे गॉसेस प्रमेय क्या करता है, गॉसेस प्रमेय में क्या लेते थे, स्मॉल एरिया लेते थे, फिर पूरे इंटीग्रेट करने के बाद पूरे सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते थे। तो ये जो पूरे क्यूब से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये है, लेकिन ये पूरे क्यूब से नहीं पूछ रहा, केवल एक फलक से पूछ रहा है। तो एक फलक से इसका 6वां भाग ही तो गुजरेगा, तो लिखोगे एक, वैसे ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, एक फलक से गुजरने वाला, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 का कितना हिस्सा, 6वां हिस्सा। समझ में गया, क्योंकि पूरे फलक से मतलब पूरे क्लोज सरफेस यहाँ क्या है, क्यूब है, पूरे क्लोज सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो ही होगा, लेकिन केवल एक फलक से गुजरना वाला होगा, तो उसका 6 फलक है तो उसका 6वां हिस्सा गुजरेगा ना, तो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। देखो वैद्युत द्विध्रुव की संरचना कैसे बनती पहले तो ये बताओ। वैद्युत द्विध्रुव में 2 विपरीत आवेश होते हैं ना, एक प्लस होता है, क्यू होता है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना इस बंद पृष्ठ से कुछ वैद्युत फ्लक्स। देखो ये रखा है वास्तव में वैद्युत द्विध्रुव, प्लस क्यू ये माइनस क्यू। तुम क्या जानते हो, प्लस क्यू से आवेश क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर जाता है,
माइनस रहे तो क्या होगा, अंदर की ओर तो जाता है। तो ये दोनों आवेश समान है, आवेश दोनों क्या है, समान है। तो इससे बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स उतना ही होगा जितना इसके अंदर आने वाला वैद्युत फ्लक्स है। समझ में आ गया? प्लस से क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा। अब माइनस आवेश अगर वैद्युत द्विध्रुव किसी क्लोज पाथ के अंदर है तो प्लस के कारण वैद्युत प्लस इस क्लोज पाथ से बाहर जाएगा, और ये चूंकि माइनस क्यू आवेश भी इसी अंदर है तो जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आएगा। एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी आवेश टोटल आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, ये हम पहले ही बताए थे ना कि कोई भी, अब यहाँ पे क्लोज पाथ कुछ भी हो सकता है, हम पहले ही बताए हैं कि प्लस क्यू कोई चार्ज हो तो यहां से वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाले इससे बाहर की ओर होती है। अब माइनस क्यू चार्ज हो तो इस पे वैद्युत फ्लक्स इसके अंदर आएगा। यहाँ पे प्लस क्यू है माइनस क्यू है, आवेश का परिमाण दोनों में सेम है, तो फ्लक्स जितना इससे निकलेगा उतना इससे निकलेगा, बस अंतर क्या है, इससे फ्लक्स बाहर जाएगा, इससे फ्लक्स अंदर आएगा। तो जितना बाहर गया उतना अंदर आया, फिर नेट कितना हुआ, शून्य होगा। बाहर जाने वाला प्लस आने वाला माइनस, दोनों को जोड़ोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, तो शून्य हो जाएगा। क्लियर है? अब ये बताओ, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बराबर दिया है 3I प्लस 4J न्यूटन प्रति कूलम। एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल ए बराबर क्या दिया, 15J मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका वैद्युत फ्लक्स, ये तो आसान है ना जी, I बराबर ई डॉट ए हम लोग जब पढ़े हैं, I बराबर ई डॉट ए होता है। E का मतलब 3I प्लस 4J डॉट ए मतलब 15J का, इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो 3I प्लस 4J प्लस 0 के, अगर एक कंपोनेंट ना हो यहाँ क्या लिख सकते हो, 0I प्लस 15J प्लस, ऐसे लिख सकते हो ना। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कंपोनेंट वाइज गुणा हो जाता है ना, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 15 चौके 60, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर है 60 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर अभी हम बताएं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, अभी हम लोग लिखा है ना पहले क्वेश्चन में, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर हो सकता है, हालांकि सब में वोल्ट मीटर दिया है। हाँ, तो रट जाना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। कैसे होता है वो भी हम बता दिए। ठीक, नेक्स्ट, किसी निश्चित आयतन के क्षेत्रफल में 2500 फ्लक्स रेखाएं प्रवेश करती है तथा 2000 फ्लक्स रेखाएं बाहर जाती है। ठीक, देखो 2500 फ्लक्स रेखाएं प्रवेश करती है, यानी फ्लक्स रेखाएं 2500 माइनस प्रवेश करती है, अंदर आ रही है, और 2000 फ्लक्स रेखाएं बाहर जा रही है। ये क्या होगा, फ्लक्स। हम क्या बताएं, बाहर जाने वाले प्लस, अंदर आने वाले माइनस। क्लियर है? तो नेट फ्लक्स कितना होगा, -500 माइनस 500। ठीक, नेट फ्लक्स क्या होगा, तो लिखोगे, ये लिखो -2500 क्या जा रहा है, बाहर है तो -2500 होगा, अंदर है तो प्लस 2000 होगा। नेट फ्लक्स -2500 प्लस 2000 बराबर क्या हो जाएगा, -500। नेट फ्लक्स यही होगा ना। पहले बात तक के आंसर जो भी आएगा निगेटिव में आएगा, ये तो होगा ही नहीं, पहले से तो ए और सी तो दोनों खत्म ही कर दो। ठीक, अब निगेटिव में आएगा, क्या आएगा, हाँ, प्लस रेखा के भीतर के भीतर किसी आयतन के क्षेत्र पर प्लस रेखा प्लस के बाद इस क्षेत्र के भीतर आवेश क्या होगा, ये होता है, चूंकि गॉस के प्रमेय से क्या कहता है, गॉस का प्रमेय, हाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे के एप्सिलॉन 0, यही होता है। अब क्यू, हमको आवेश निकालना है, हमको निकालना क्या है, आवेश। तो आवेश निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हाई एप्सिलॉन 0। अब फ्लक्स कितना है, -500 एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.2
8 5 गुणे 10 पर -12। गुड। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कौन सा आएगा? सॉल्व कर लोगे? सॉल्व करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लोगे ना इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व कर सकते हो, कर दे हम। देखो 500 -500 गुणते 8.85 8.85 गुणे 10 के पावर -12। अगर हम कर दे -5 गुणते 8.85 गुणते 10 के पावर, ये -10 हो जाएगा। दो ठे इधर हटाओ तो यहाँ बढ़ जाएगा ना। अब यहाँ 5 से गुणा करो, 5 5 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 बटे 40 2, 42 के 2 हाथ में लगा 4, 5 बटे 40 4 44 44.25 गुणे 10 के पावर -10। 4.4 करोगे -4.425। इसको बढ़ाओगे तो इसको घटाओगे तो इसको बढ़ाओगे, 10 के पावर -9 हो गया। नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक, 2 सेमी त्रिज्या के गोले पे 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। 2 सेमी त्रिज्या, ये 2 सेमी त्रिज्या के गोले पे 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, जबकि 5 सेमी त्रिज्या के गोले पे 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। गोले के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पे, मतलब गोले के केंद्र से 10 सेमी, यानी केंद्र से दूरी, जहां आवेश निकालना, दूरी दोनों की सेम है। गोले की त्रिज्या चाहे कुछ भी होगा, केंद्र से दूरी पूछ रहा है ना, तो केंद्र से दूरी, इसके केंद्र से दूरी इस यहाँ पे 10 सेमी की दूरी पे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, मान लो P बिंदु है, तो ये दूरी जो है वही दूरी यहाँ भी है। गोले की त्रिज्या चाहे जो भी हो, केंद्र से कह दिया, केंद्र से 10 सेमी की दूरी पे, तो इसके भी केंद्र से 10 सेमी की दूरी पे, इसके भी केंद्र से 10 सेमी की दूरी पे, दूरी तो सेम है ना। तो विद्युत क्षेत्रों का अनुपात, विद्युत क्षेत्र का अनुपात दोनों में बराबर ही होगा। दूरी कहाँ बदल रहा है? गोले की त्रिज्या, वैसे भी देखो गोले के केंद्र से पूछ रहा है, ये हालांकि छोटा है वो चलेगा, लेकिन इसके केंद्र से भी ये 10 सेमी की दूरी है। ये बड़ा है तो उससे क्या मतलब? इसके केंद्र से भी दूरी सेम है। जब दूरी सेम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो सेम आएगी जी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में डिपेंड किस पे करता है? इस पे। दूरी जब बदल ही नहीं रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से बदलेगी? यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें होगी, यानी दोनों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? एक संबंधी एक ही होगा। अब सॉल्व करके करोगे क्या? सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। सॉल्व करोगे, पूरा रखोगे 1/4πε0 Q/K², तो बात वही होगा। ठीक, एक विद्युत रोधी स्टैंड पर 10 सेमी त्रिज्या खोखले चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 मीटर प्रति गोले के केंद्र पर, अरे यार गोले के केंद्र पर आवेश क्या रखा है? बाहर है। एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेमी त्रिज्या के खोखले गोले चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अब बताओ, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी जी। ठीक, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। ऐसे कराए भी है। वास्तव में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है सतह पर, इसलिए निकली कि आवेश यहाँ पे है। ठीक, गोले के केंद्र पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, यहाँ गाउसियन पृष्ठ बनाओगे, गाउसियन पृष्ठ बनाओगे तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश आएगा? तो आवेश नहीं आएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से मिलेगी? ठीक, क्योंकि गोले के अंदर कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो और यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ बनाओ, तो गाउसियन पृष्ठ में कोई आवेश आ पाएगा? आवेश तो यहाँ है, तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं निकलेगी। हालांकि ये डेरिवेशन भी है, कराए हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एकदम क्लियर है, समझ के ना। वैसे भी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ही होती। रिजल्ट भी लिखा है, ग्राफ भी बनवाए थे। ठीक, एक गोलाकार ठोस चालक की त्रिज्या r मीटर, इस पर Q कूलम आवेश से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक गोलाकार ठोस चालक की त्रिज्या r मीटर है, त्रिज्या r मीटर है, इस पर Q कूलम आवेश से निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? एक गोलाकार ठोस चालक की त्रिज्या r, इस पर Q कूलम आवेश से निम्नलिखित कथन कौन सा कहते हैं? गोले के बाहर विभव, विभव हम पढ़ ही नहीं रहे, कहां से विभव हो गया?
वैद्युत क्षेत्र ये होगा, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, गोले के पृष्ठ में विभव शून्य होगा। गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा जी, इसमें कौन सा है, भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य ही होता है। ठीक, गोले के बाहर विभव पढ़ ही नहीं रहे, वैद्युत क्षेत्र गोले के भीतर, भीतर कुछ होता ही नहीं है, भीतर जीरो होता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। एक गोलाकार ठोस चालक की त्रिज्या r मीटर, इस पर प्लस q कूलम आवेश है, इस पर q कूलम आवेश है, ठीक है, भीतर निकालना है, तो भीतर निकाला आवेश यहाँ है, तो भीतर कहीं भी निकालोगे वहां कार्सन पृष्ठ बनाओगे, कार्सन पृष्ठ बनाओगे तो आवेश इसके अंदर कहाँ है, इसके बाहर है। पिछला क्वेश्चन ही है दूसरे तरीके से। ठीक, एक आवेशित गोलाकार चालक में वैद्युत क्षेत्र, एक आवेशित गोलाकार चालक में वैद्युत क्षेत्र गोले के भीतर शून्य होता है, गोले के बाहर भी शून्य होता है। गोले के बाहर भी शून्य होगा जी, नहीं, गोले के भीतर शून्य था तो गोले के बाहर दूरी के बढ़ाने के साथ कम होता जाता है, सही बात है। गोले के भीतर शून्य होता था, गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है, यह सही है, यह सही है, लेकिन यहां कह दिया है दूरी के वर्ग के अनुपात में कम होता जाता है। सही तो यहां भी था, तो वहीं मार के खुश हो जाते तो फिर पछताते। हाँ, इसलिए पूरा ऑप्शन पढ़ना है। ठीक, क्योंकि दूरी के साथ घटता है, सही बात हम जानते हैं, लेकिन कई अनुपात में घटता है, वर्ग यहां लिख दिया है। ठीक, नेक्स्ट, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। और कहां उत्पन्न नहीं करता जी, आंतरिक बिंदु पर। आवेश का खोखला गोला है तो वैद्युत क्षेत्र कहां उत्पन्न नहीं करता है, खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र गोले के अंदर क्या होता है, शून्य होता है। पृष्ठ पर क्या होता है, दूरी पर डिपेंड ही नहीं करता, पृष्ठ पे क्या होता है, पृष्ठ पे ये होता है, पृष्ठ पे तो दूरी से कोई मतलब ही नहीं होता, हम लिखाए हैं सब। 12, एक खोखले धातु गोले पर 10 कूलम आवेश, खोखले की त्रिज्या 5 सेमी, धातु के गोले के भीतर झूठा तो घुमा फिरा रहा है, एक जगह 10 कूलम कह रहा है, त्रिज्या 5 सेमी का है, और भीतर कह दिया तो काम खत्म, शून्य। ठीक, अगर भीतर कह दिया तो वैद्युत क्षेत्र शून्य। किसी पृष्ठ से बद्ध ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स इंगित क्या करता है, बताओ। अब तो कितने बार बताए, ऋणात्मक मतलब बाहर, पृष्ठ पृष्ठ के अंदर, ऋणात्मक मतलब पृष्ठ के अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक, ठीक, किसी पृष्ठ से बद्ध ऋणात्मक फ्लक्स ऐसे, अब प्लस रहता तो ऐसे। ठीक, ये तो हर डेरिवेशन में लिखा है। देखो, दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल है, दो प्लेटें हैं, मान लो इसे कराए भी, मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, इनके बीच की दूरी क्या कह रहा है, d है। दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल है, छोटी दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखा है, मतलब इनके बीच दूरी बहुत कम है, छोटी दूरी d पे एक दूसरे के समांतर है, उन पर कम से एक पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक, प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र यहां पे बताओ, लिखाए हैं हम। देखो, यहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र, मतलब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, E1। इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन प्लस आवेश से बाहर क्यों, अब बताओ। ये माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा, प्लेट की ओर, तो वो भी इधर ही होगा जी, E2 का डायरेक्शन भी इधर होगा। प्लस के कारण प्लस से बाहर, अब माइनस के कारण इस प्लेट की ओर। ठीक, तो परिणामी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो E1 प्लस E2 दोनों जुड़ जाएंगे ना, E1 प्लस E2 दोनों जुड़ जाएंगे ना, क्लियर है ना, क्योंकि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से बाहर की ओर, E1 इधर, और इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट की ओर, मतलब प्लेट की ओर माइनस की ओर ही जाएगा ना। अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो दोनों जुड़ जाएंगे। देखो, दो प्लेटें विपरीत आवेश के किसी दूरी पर रखी हूं,
तो उनके कारण उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन 0। इसको हम करा चुके हैं डेरिवेशन में, ठीक। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता D पे तो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, D पे डिपेंड नहीं करता। आल्सो ये भी हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व, ये क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है? Q बटे के A। तो यहां से अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q बटे के A एप्सिलॉन 0। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला। क्लियर है? बाकी और कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस ये लगाना है कि ये डेरिवेशन करने के बाद परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो आएगा E1 प्लस E2 वो कुछ यही होगा, E बराबर होगा, ये हम डेरिवेशन कराए हैं, ये हम करा चुके हैं कि दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है। और ये क्या है? आवेश पृष्ठ घनत्व है। इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो 15 नंबर, R1 R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व बराबर है, ठीक। R1 त्रिज्या, R2 त्रिज्या, त्रिज्या अलग अलग है। गोलों के आवेशों का पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठ घनत्व क्या है? बराबर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? देखो हम क्या बताएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र क्या? वैद्युत फ्लक्स साइज पर डिपेंड करता है, गोले के साइज पर डिपेंड नहीं करता। अब वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न कैसे होता है? वैद्युत क्षेत्र से। वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र से तो उत्पन्न होती है। तो R1 R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व आवेश सब पे बराबर है, मतलब पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो इस पे है वही इस पे है। तो जब आवेश का पृष्ठ घनत्व दोनों पे बराबर है तो आवेश के पृष्ठ घनत्व से वैद्युत बल रेखाएं फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स से समान होगा तो फ्लक्स से ही तो वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। फाई बराबर EA, यही तो होता है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व समान है तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या समान होगी, तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या समान हो तो वैद्युत क्षेत्र भी समान होगा। तो वैद्युत क्षेत्र दोनों पर कौन सा अनुपात होगा? एक संबंध एक। एकदम लॉजिकली सही है ना। तो इसके पहले हम जो क्वेश्चन किए थे, इसके पहले हम एक क्वेश्चन किए थे, आवेश कहां रखा था? घन के केंद्र पर रखा था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ था वैद्युत फ्लक्स निकालने में, यही आ गया था Q बटे एप्सिलॉन 0। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, घन के केंद्र पर ना होकर कहां रखा गया है? एक शीर्ष पर रखा गया है, ठीक। यानी आवेश वास्तव में रखा कहां गया है? यहां पर रखा गया है। जब यहां पर रखा गया है तो क्लोज पाथ बनेगा ही नहीं। तो क्लोज पाथ जब नहीं बनता तो हम लोग क्या करते हैं? काल्पनिक क्लोज पाथ बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, ठीक। तो ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं इसके चारों ओर कि हमको क्लोज पाथ मिल जाए इसको घेरने वाला। तो गॉसियन पृष्ठ इस बिंदु से बनने वाला, देखो ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 आयताकार। अब देखो ये यही क्या आ गया? बीचों बीच आ गया, ठीक। अब यहां से गॉसियन पृष्ठ एक ये बनाए, एक ये बनाए, एक ये बनाए, एक ये बनाए। ये 2D में क्लोज पाथ नहीं है, वास्तव में इस पे ऐसे बनाएंगे, चार एक क्यूब बनाएंगे, 4 क्यूब बनाएंगे। ये ऐसे नहीं है वास्तव में, ये वास्तव में ऐसे है। आवेश क्या है? बीचों बीच है, हो गया। अगर इसके चारों ओर एक क्यूब ऐसे बनाए, एक क्यूब ऐसे बनाए, एक क्यूब ऐसे बनाए, एक क्यूब ऐसे बनाए, ठीक। आपके बीच में आवेश हो जाए तो टोटल 8 सतह मिलेंगे। कितने सतह मिलेंगे? 8 सतह मिलेंगे। 4 तो इसका, 4 तो ऊपर ऐसे जो 8 सतह मिलेंगे, ठीक। तो आवेश का जो इंटेंसिटी होगा यानी पृष्ठ घनत्व आवेश जो होगा बट जाएगा 8 भाग में, ठीक।
तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q बटे 8 एप्सिलॉन 0। ठीक है, वास्तव में अंतर देखना ध्यान से, एक घन के कोने पे है, तो घन का कोना मान लो यहाँ है, तो यहाँ से तो वैद्युत फ्लक्स कहीं कहीं गुजरेगा ही नहीं। ठीक, तो हम कल्पना करते हैं कि इसके चारों ओर एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, अब देखो ये बीचों बीच हो गया, इस पे चार मतलब ऐसे ऐसे, तो कुल कितने सतह हो गए, 8, 1 2 3 4, 4 ऐसे, अब ये बीचों बीच हो गया, तब ये आवेश 8 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, मूल आवेश का 1/8 हो जाएगा, यानी जो फाई था Q बटे एप्सिलॉन 0, फार्मूला यही रहेगा, आवेश का मान घट के क्या हो जाएगा, Q बटे 8 बटे के एप्सिलॉन 0, यानी क्या हो जाएगा, Q बटे के 8 एप्सिलॉन 0 फाई। ठीक, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्लोज पाथ बनाना है आवेश के चारों ओर। हिला दिए चौपट कहीं क्या। चलो, एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत ध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, देखो वैद्युत ध्रुव रखा है, तो वैद्युत ध्रुव रखा है, चाहे 2 रखा हो, चाहे 3 रखा हो, चाहे 1 रखा हो, उसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो यन वैद्युत फ्लक्स, यन वैद्युत ध्रुव है, यन वैद्युत द्विध्रुव है, तो यन पॉजिटिव आवेश होगा और यन नेगेटिव आवेश भी होगा, तो वैद्युत फ्लक्स सब एक दूसरे का क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे, तो वैद्युत ये क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स पे 0 हो जाएगा। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव का है, तो वैद्युत द्विध्रुव की संरचना कैसे बनती है, प्लस और माइनस है ना, तो प्लस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बाहर, माइनस से अंदर, तो नेट कितना हो जाएगा 0, एक ठे के लिए भी इतना यही सही है, 2 ठे के लिए भी वही सही है, यन ठे के लिए भी वही सही होगा। क्लियर है। R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलम का आवेश रखा है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आवेश का मान आधा कर दे तो गोले के पृष्ठ से कुछ वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखो R मीटर, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलम का आवेश रखा है, पहले त्रिज्या क्या थी, R मीटर, आवेश कितना था Q, ये त्रिज्या ये आवेश, फिर क्या कर दिया गया, त्रिज्या दोगुनी कर दी गई, आवेश कितना कर दिया गया, आधा कर दिया गया, तो बताओ साइज बदल देने से कोनो फर्क पड़ेगा, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, साइज बदलने से वैद्युत फ्लक्स का मान बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक, वास्तव में देखो गोले की त्रिज्या दोगुना कर दो आधा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स का मान साइज पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स केवल डिपेंड और केवल किस पे करता है, आवेश पे, तो आवेश पहले Q था, फिर क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स होता है Q बटे के एप्सिलॉन 0, जब आवेश का मान जब आधा कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, Q बटे के 2 एप्सिलॉन 0, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया, क्योंकि फ्लक्स का मान किस पे, साइज पे डिपेंड नहीं करता ना, फ्लक्स का मतलब आवेश, आवेश का मतलब विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट 19, वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है, 2 सेमी त्रिज्या के गोले की पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है, 4 सेमी त्रिज्या गोली पृष्ठ पर प्राप्त करिए, उतना ही होगा जी, 10 वोल्ट मीटर से 10 वोल्ट मीटर ही होगा। क्लियर है, वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है, 2 सेमी त्रिज्या था पहले, कुल आवेश को घेरते हुए वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर था, 4 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या बढ़ाने घटाने से थोड़ा फ्लक्स का मान बदलता है। ठीक, साइज बदल दिए, त्रिज्या बढ़ा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स के मान में फर्क कब पड़ेगा, जब आवेश में परिवर्तन करोगे। ठीक, अब यहाँ क्या कर रहा, पहले क्या था 2 सेमी त्रिज्या का गोला था, अब कर दिया 4 सेमी त्रिज्या का, तो फ्लक्स जितना उतना ही जाएगा ना जी, तो ए हो जाएगा। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित में से किसमें R0 का अनुपात, R0 का मतलब बताओ, R0 का मतलब दूरी से स्वतंत्र है, दूरी से बिंदु आवेश, आवेश के अनंत समतल से रेखीय अवस्थित तार, बताओ कहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे जिसमें R0 नहीं आया था, मतलब R नहीं आया था, अनंत समतल चादर का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाले थे, देखो
2 एप्सिलॉन 0 ये आया था। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो ये है। इसमें आर कहीं आ रहा है, आर कहीं आ रहा है, किसमें R0 के अनुक्रमानुपाती। R0 का मतलब है कि R पर डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ में। R0 का मतलब ये है, R0 का मतलब ये है कि R0 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसी में कट नहीं करता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये देखो तुम्हें बोर्ड में पूछा गया 2019 में, 2019 का जब बोर्ड का परीक्षा हुआ था तो पूछा गया था, ठीक। किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बताओ, इसमें कौन होता है। अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बताए थे कि दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ गया। इस प्रकार से इस बुक में, कौन से बुक में, इस बुक में पार्ट 2 के अंतर्गत कुल 21 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। अब बाकी चीजें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए तभी समझ में आएगा जब आप थ्योरी अच्छे से समझ के पढ़े हो, और जो लोग थ्योरी नहीं देख पाए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत होगी। तो उनके लिए जरूरत यह है कि वो अच्छे से पढ़े। धन्यवाद।